एक आदमी 135 लोगों को मार डालता है और उसके बाद वो कितने महीने जेल में रहता है? सिर्फ 17 महीने। 135 लोग और जेल सिर्फ 17 महीने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास पैसा और पावर दोनों है तो आप किसी के साथ कुछ भी करके जेल जाने से बच सकते हैं। और ये सिर्फ एक केस की ही बात नहीं है, ये सच्चाई बताता है हमारे पूरे सिस्टम का। इंडिया में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जजेस होते हैं, यानी कि 67,000 लोगों का केस एक ही जज को देखना पड़ता है। और हमारे यहाँ पेंडिंग केसेस कितने हैं? 4.5 करोड़। अगर आज से भी कोई नया केस फाइल ना हो तो भी इन सारे केसेस को सॉल्व करने में 300 साल से भी ज्यादा का टाइम लगेगा। 300 साल का टाइम, जी हाँ 300 साल का टाइम। तो इसका मतलब तो आप समझ ही गए, जो गिल्टी होते हैं वो छूट जाते हैं और जो इनोसेंट होते हैं वो जेल में ही रहकर सड़ रहे होते हैं। इससे पहले मैंने जो भी डेटा बताया उसे नंबर्स के साथ समझाता हूँ, क्योंकि नंबर्स कभी भी झूठ नहीं बोलते। 2025 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ सिर्फ 15 जजेस है 10 लाख की पॉपुलेशन के लिए। और एनसीआरबी का ऑफिशियल डेटा कहता है कि अभी हमारे यहाँ 4.5 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग हैं। एवरेज केस का ट्रायल टाइम 5 से 10 सालों तक चलता है और कुछ केसेस तो 15 और 20 सालों से बस उनका ट्रायल ही चल रहा है। अब बात करते हैं वो लोगों की जो अभी जेल में हैं। जेल में रह रहे ज्यादातर लोग, यानी कि 75% लोग तो अंडर ट्रायल में हैं, यानी कि इन लोगों पर अभी फिलहाल लीगली कोई भी गुनाह तय नहीं हुआ है, यानी कि ये गुनहगार नहीं है। यानी कि लीगली अगर देखा जाए तो ये लोग इनोसेंट हैं, लेकिन फिर भी जेल में ही बैठे हुए हैं। और ये जो 75% का नंबर है ये काफी बड़ा नंबर है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि इन लोगों के पास पैसा नहीं है कि ये अपनी बेल करा सकें। साथ ही ये लोग अच्छे लॉयर को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सामने वाला ज्यादा पावरफुल है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम में करप्शन भरा पड़ा है। लेकिन समझते हैं कि हमारा ये सिस्टम कैसे खराब होते जा रहा है। एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कोई क्राइम होता है, उसके बाद लोग पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस एफआईआर लिखती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है और उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है चार्जशीट फाइल करना। बट आखिर रियलिटी में क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पुलिस को पता चल जाता है कि आखिर ये बंदा कौन है, इसके पास कितना पावर है, कितना पैसा है, और ये कहीं बिग शॉट के आदमी तो नहीं। अगर इसका जवाब हाँ आता है तो उस एफआईआर में से उस बंदे का नाम ही गायब हो जाता है। पैसों का हेरफेर होता है और बात को इधर से उधर करके बड़े मछली का नाम उस एफआईआर में से बाहर निकाल देते हैं। आपने भी देखा होगा कि कई सारे केसेस में से पावरफुल लोग आसानी से छूट जाते हैं। पर ये लोग इतनी आसानी से आखिर सिस्टम को किस तरीके से हैंडल कर लेते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले ये लोग जो एविडेंस होता है उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, विटनेस को धमकी दी जाती है, पुलिस भी कई बार इन्वेस्टिगेशन को रोक देते हैं या फिर केस को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। तो क्या ये सिर्फ पुलिस की प्रॉब्लम है? जी नहीं, ये हमारे पूरे सिस्टम में ही प्रॉब्लम चल रही है। आइए एक रियल केस देखते हैं। एक पर्सन है जो किसी का मर्डर कर देता है, उसके बाद वो जेल चला जाता है। जेल में जाने के बाद आखिर वो क्या करता है? वो फोन लगाता है उस फैमिली को जिसने उसके अगेंस्ट कंप्लेन कराई हो और वो उसे धमकी देता है कि मेरे ऊपर से केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे एक और फैमिली मेंबर को मार डालेंगे। लेकिन जो विक्टिम्स की जो फैमिली होती है वो इसके लिए साफ साफ मना कर देती है कि हम ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं हैं। तो फिर क्या होता है? वो आदमी जो जेल में बैठा है वो अंदर से ही उस फैमिली के दूसरे किसी पर्सन का मर्डर करवा देता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इनका नेटवर्क काफी ज्यादा फैला हुआ होता है और उस घर का एक और पर्सन मारा जाता है क्योंकि उसने केस को वापस नहीं लिया। फिर क्या फैमिली डर जाती है। कोर्ट के बाहर विटनेस को धमकाया जाता है, डराया जाता है और विटनेस भी अपनी बात कोर्ट में डर से बदल देता है। और फिर क्या इन सारी चीजों में डरा धमका कर वो पर्सन वो केस जीत जाता है और जेल से बाहर आ जाता है। और ऐसा सिर्फ एक जगह ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश में ही चल रहा है। अब एक और केस की बात करते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर एक और काफी बड़ा डिजास्टर था, और वो था मोरबी ब्रिज ट्रेजेडी, जो कि 30 अक्टूबर 2022 को हुआ था। इसमें टोटल 135 लोगों की मौत हुई थी, वो भी एक साथ। एक ब्रिज था 100 साल पुराना, हेरिटेज था। म्युनिसिपैलिटी को डिसीजन मिला इस ब्रिज को रिनोवेट कराओ। फिर क्या हुआ? एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। कौन सी कंपनी? गेस करिए। वो कंपनी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में ही नहीं थी, वो कंपनी तो घड़ी बनाती थी और ऐसे कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। और हैरानी इस बात की ये भी है कि इस कंपनी ने कभी भी ब्रिज नहीं बनाया, कभी भी मेंटेन नहीं किया। साथ ही इस कंपनी के पास कोई भी बड़े इंजीनियर्स अवेलेबल भी नहीं थे, पर इस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। पर रूल्स में क्या लिखा था ब्रिज को ओपन करने से पहले? सबसे पहला था ब्रिज का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। दूसरा, लोड टेस्ट करना
जरूरी है और तीसरा मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी लेना जरूरी है। सारी चीजें रूल्स के हिसाब से बिल्कुल सही थी, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। लोड टेस्ट कभी हुआ ही नहीं, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं ली, मेंटेनेंस चेक वो तो कभी भी नहीं हुआ, सेफ्टी कॉम्प्लायंस इसकी बात करना ही छोड़ दीजिए। फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, रिपोर्टर्स को भी बुलाया गया और इस ब्रिज को पब्लिक के लिए खोल दिया गया और पब्लिक से कहा गया कि आओ यहाँ पर घूमने आओ। टाइम था दिवाली का और सारे लोग यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए आए थे। 3000 से ज्यादा टिकट्स बेच दी गयी। 3000 लोगों को घूमने आने को बोला गया, एक ऐसी जगह पर जो कभी सिक्योर था ही नहीं। क्राउड बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया और फिर क्या हुआ? हाँ बिल्कुल सही, ब्रिज टूटकर गिर गया। इस ब्रिज के गिरने से 135 लोग वहाँ पर तुरंत ही मारे गए, जिसमें सभी एज ग्रुप के लोग शामिल थे, यहाँ तक कि बच्चे भी। क्या हम सभी इस हिसाब से नहीं कह सकते कि ये एक मर्डर था? क्योंकि जो कंपनी घड़ी बनाती थी उसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया और उसने कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद कुछ भी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा। इस हादसे के बाद वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आए, चीफ मिनिस्टर आए, होम मिनिस्टर आए। हाँ जरूर, अफेक्टेड फैमिली को कॉम्पनसेशन दिया गया। वहाँ पर जो भी पर्सन की डेथ हुई थी उसे 4 लाख रुपए और जो इंजर्ड थे उन्हें सरकार की तरफ से 50,000 रुपए की मदद दी गई। लेकिन कल्प्रिट्स का क्या, जिनकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ? पुलिस ने वहाँ के मैनेजर, टिकट क्लर्क और वॉचमैन इन तीनों को अरेस्ट किया। फिर इन लोगों को बेल मिल गई। वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे वो वहाँ से भाग गए। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जयशुख पटेल वो इस हादसे के बाद भाग गए और उसके बाद पुलिस ने वारंट इशू किया और उससे कहा गया कि वो कोर्ट में आकर सरेंडर करे। फिर वो कोर्ट में आकर सरेंडर करते हैं। लेकिन जो इतना बड़ा हादसा हुआ था, इसका सजा कितना बड़ा होना चाहिए था, आप भी अंदाजा लगाइए। लेकिन हुआ क्या? सिर्फ 17 से 18 महीनों तक उन्हें जेल में रखा गया। उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गया और वो अभी भी बेल पर बाहरी है। फिर कस्टडी, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर ट्रायल शुरू। 135 लोग मारे गए, लेकिन चार्जशीट में नाम लिखे गए वहाँ के टिकट क्लर्क, वॉचमैन और वहाँ के मैनेजर्स के। अगर ध्यान से देखें तो इनकी उसमें उतनी कोई बड़ी गलती नहीं थी जितनी कि उस कंपनी के प्रोमोटर और डायरेक्टर्स की थी। लेकिन उनका नाम चार्जशीट में बाद में ऐड हुआ जब पब्लिक ने प्रेशर बनाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पहले ही भगा दिया गया था, विटनेस को डराया और धमकाया गया और अब उनके ऊपर ट्रायल चल रहे हैं। जो अभी डायरेक्टर है उनकी उम्र 55 साल से भी ज्यादा है और इस केस का जो ट्रायल है वो 15 से लेकर 20 सालों तक चल सकता है। तो उन्हें सजा कब होगी? क्योंकि हमारे यहाँ जस्टिस सिस्टम में इतनी ज्यादा देरी हो जाती है कि लोग वेट पर वेट ही करते रह जाते हैं। उस हादसे में 135 लोग मारे गए, लेकिन जेल हुआ सिर्फ 17 से 18 महीनों का। फिर बेल हो गया और अब क्या? बस इंतजार करते रहो। इन सारी चीजों को देखकर एक ही पिक्चर समझ में आता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप जेल नहीं जाएंगे। अगर आपके पास पॉलिटिकल कनेक्ट है तो आपको आसानी से बेल मिल जाएगी और अगर आपके पास ऑथोरिटी है तो आपका केस डरा धमका के वापस ले लिया जाएगा। ये तीन चीजें, मनी, पॉलिटिकल पावर या फिर ऑथोरिटी, अगर आपके पास है तो इंडिया में देखा जाता है कि 99% लोग जेल नहीं जाते हैं और अगर अरेस्ट भी होते हैं तो बस फॉर्मेलिटी के लिए। लेकिन वहीं अगर आप गरीब हैं तो आपका सबसे बड़ा गुनाह यही है कि आप गरीब हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रही है। 75% लोग जो अभी जेल में हैं वो अंडर ट्रायल हैं और ये 2024 और 2025 का NCRB डेटा कहता है। मतलब ये लोग लीगली इनोसेंट हैं लेकिन जेल में ही बैठे हैं क्योंकि ये लोग बेल अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छे लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते, सामने वाला ज्यादा पावरफुल है। एक गरीब सिर्फ 10 साल जेल में ऐसे ही बंद हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, पर पावरफुल लोग 135 लोगों का मौत का जिम्मेदार होते हुए भी सिर्फ 17 से 18 महीनों तक ही जेल में रहता है, उसके बाद उसे बेल मिल जाता है। तो क्या आप इसे इनजस्टिस नहीं कहेंगे? लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बस यही है कि हमारे यहाँ बेटर जजेस, बेटर पुलिस ट्रेनिंग, फास्टर कोर्ट्स, स्ट्रक्चर अकाउंटेबिलिटी, लेजर करप्शन और सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन की अवेयरनेस है, क्योंकि अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप सवाल आसानी से उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में ये बताएं कि और हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।